आखिरी कारोबारी दिन बाजार में गिरावट। निफ्टी 150 अंक गिरकर 24,600 के पास, तो बैंक निफ्टी में 700 अंकों की कमजोरी के साथ 58,300 के पास हो रहा है कारोबार। प्राइवेट बैंकों से मिल रहा है दबाव। बैंकिंग शेयरों ने बाजार पर बनाया दबाव। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 से 2% तक की कमजोरी। कोटक, यूनियन और एक्सिस बैंक में भी गिरावट। एनर्जी और ऑयल एंड गैस शेयरों ने भी दिखाया दम। रिलायंस और जेएसडब्ल्यू एनर्जी में 2 से 4% की जोरदार तेजी, वहीं एमआरपीएल में 4% से ज्यादा का उछाल। आईटी शेयरों में चौतरफा खरीदारी। एचसीएल टेक, इन्फोसिस और प्रेसिस्टेंट में 1 से 3% तक का उछाल। वहीं टीसीएस, एम्फेसिस और टेक महिंद्रा भी आधे से 1% ऊपर। आईटी इंडेक्स 1.5% ऊपर। यूएस ईरान युद्ध से शिप बिल्डिंग कंपनियों में लगातार दूसरे दिन जोरदार तेजी। मजगांव डॉक, कोचन शिपयार्ड में 4 से 7% का जबरदस्त उछाल। गार्डन रिच और बीएल में भी 3 से 7% तक की मजबूती। रेलवे शेयरों में रफ्तार। जुपिटर वैगन्स 13% से ज्यादा भागा। इटली की सहायक कंपनी की बिजनेस यूनिट बिक्री से टिटागढ़ 4% तक चढ़ा। एचएएल से मिले ऑर्डर से डीसीएक्स सिस्टम्स में रफ्तार। शेयर 15% उछला, वहीं मजबूत तिमाही नतीजों से फ्रैक्टल एनालिटिक्स 7% भागा। ब्लू स्टार के साथ करार के बाद जैगल प्रीपेड करीब 5% चढ़ा। जियोपॉलिटिकल तनाव से सोने चांदी में जोरदार तेजी। एमसीएक्स पर सोना करीब 1% चढ़कर 1,60,000 के पार। वहीं कॉमेक्स पर भाव $5,130 के करीब, तो घरेलू बाजार में चांदी 1.5% उछलकर 2,65,000 के पास। और इथी नाउ स्वदेश का नारी शक्ति को सलाम। विमेंस डे स्पेशल में पूरे दिन दिग्गज महिला कॉर्पोरेट्स और एंटरप्रेन्योर्स के साथ खास चर्चा। 12:30 बजे स्पेशल शो स्मार्ट नारी स्मार्ट निवेश और बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। विमेंस डे स्पेशल में आत्मनिर्भरता का मंत्र। $58,316 के लेवल पे बैंक निफ्टी में कारोबार हो रहा है भारी गिरावट के साथ। वहीं निफ्टी के टॉप गेनर्स पर अगर एक बार नजर डालें तो यहां पर बीईएल देखिए 2 से 2.5% की तेजी के साथ कारोबार करके निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज यहां पर आप देख सकते हैं कल भी अच्छी तेजी नजर आई और आज भी रिलायंस बाजार को सपोर्ट कर रहा है। करीब 2% की तेजी है। एनटीपीसी में आप देख सकते हैं 1.5% की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ। इसके अलावा हिंडाल्को और सन फार्मा यहां पर भी आप देख सकते हैं 1.5 से 1% की तेजी इस वक्त है। वहीं निफ्टी के लूजर्स पर अगर नजर डालें तो जैसा हमने बताया कि आज बैंकिंग शेयरों से बाजार थोड़ा सा ड्रैग हो रहा है, कमजोर दिख रहा है। आईसीआईसीआई बैंक यहां पर निफ्टी का टॉप लूजर बना हुआ है, करीब 2 से 2.5% के बीच की गिरावट है। इंटरग्लोब एविएशन में भी आप देख सकते हैं 2 से 2.25% की गिरावट। इसके अलावा मैक्स हेल्थ, बजाज फिनसर्व यहां पे भी 2% की गिरावट और एलएनटी यहां पर आज फिर से दबाव देखने को मिल रहा है, 2% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। इंडेक्स में देखिए तो यहां पर देखिए आज आईटी थोड़ा सा हरे निशान में है, मेटल से थोड़ा सपोर्ट है और फार्मा से भी सपोर्ट है। इसके अलावा पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स, रियल्टी और फाइनेंशियल सर्विसेज यहां पर आज बाजार पर दबाव बनाते हुए। चलिए इस वक्त हमारे साथ गौरांग सर भी जुड़ चुके हैं, उनसे समझ लेते हैं। गौरांग सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं तृप्ति बात कर रही हूं। कल क्लोजिंग के दौरान आपसे बातचीत हुई थी जिस टाइम हमने बाजार में अच्छी रिकवरी देखी थी, लेकिन देखिए हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और बाजार में फिर से दबाव नजर आ रहा है। क्या लग रहा है आपकी बाजार पर आपकी इन लेवल्स पर क्या सलाह होगी? देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन लगातार बरकरार है, रुपए में कमजोरी है और उसका इंपैक्ट देख रहे हैं आईटी शेयरों में हल्की रिकवरी जरूर नजर आ रही है। इस वक्त बाजार की चाल पर आपकी क्या सलाह होगी? बहुत बहुत धन्यवाद तृप्ति जी, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को और आप सभी को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले दे देते कि जो भी निवेश लायक रणनीति बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए रखेंगे। ये हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजेट अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो।
तो कल रिकवरी मेरे ख्याल से दोपहर में इसलिए आई थी क्योंकि कुछ खबरें आई थी कि विदेश मंत्री ईरान के जो है उन्होंने टिप्पणी की थी कि वो परमाणु और न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर के जो शर्तें हैं उसको सामने अमेरिका रखे और उनकी शर्तों पर भी अमेरिका ध्यान दे और उस पर कुछ वार्तालाप या बातचीत होगी। तो हमने एक रिकवरी देखी, लेकिन कल देर शाम को फिर से आक्रमण जो है वो ऊपर की तरफ गया और जो भी खबरें आज सुबह हमने देखी या सुनी है उसकी प्रतिक्रिया बाजार दे रहा है। और जैसे आप कह रहे थे तृप्ति जी कि आज शुक्रवार है, हफ्ते का आखिरी दिन। अब आज शाम, कल और परसों क्या परिस्थिति उभरती है, ये आक्रमण और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो खाड़ी देश यानी कि वेस्ट एशिया में अमेरिका, इजराइल एक तरफ और ईरान एक तरफ, तो मेरे ख्याल से कोई जोखिम उठा करके लेके नहीं जाना चाहेंगे, ऐसा मैं समझता हूं, क्योंकि खबरें, अनिश्चितता का वातावरण और नकारात्मक परिस्थिति बरकरार है। अगर आज कल परसों कुछ सकारात्मक खबरें आती है तो शायद सोमवार को जब हम फिर से कामकाज पर लौटेंगे तो रुझान बेहतर होगा। अगर आप कारोबारी हैं तो आप अपनी जोखिम झेलने की क्षमता ध्यान में रखते हुए जो स्टॉप लॉसेज है उसको ध्यान में रखें। अगर आप वो स्टॉप लॉस ध्यान में नहीं रखेंगे तो हो सकता है आपका नुकसान बढ़ सकता है। और अगर आप निवेशक की मानसिकता रखते हैं और विचारधारा रखते हैं तो मेरे ख्याल से तृप्ति जी ऐसे ही बाजार है जो आपको बहुत बेहतरीन मौके देते हैं लंबी अवधि के लिए एक सक्षम और मजबूत पोर्टफोलियो खड़ा करने के लिए, ताकि आप लंबी अवधि में मजबूत कंपनियों में निवेश करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ऐसे कुछ क्षेत्र भी है तृप्ति जी जो इस सब परिस्थिति से परे है, जैसे सर्विस आप बात कर रहे थे आईटी सेक्टर की, वित्तीय क्षेत्र एक दूसरा क्षेत्र है, फार्मा सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में जो परे है, ऊर्जा उत्पादन, पावर जनरेशन एक और सेक्टर है जो थोड़ा परे है। तो काफी सारे क्षेत्र है जहां पर, और रक्षा क्षेत्र मेरे ख्याल से हमने काफी बार चर्चा की है रक्षा क्षेत्र के ऊपर हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर। तो एक बहुत बड़ा मौका है यहाँ पर निवेश करने के लिए। तो देखिए कुछ पावर सेक्टर पर नजर रख सकते हैं आप, और साथ ही निफ्टी, बैंक निफ्टी पर कैसा यहां से नजरिया रह सकता है, इस पर भी राय गौरांग जी ने हमें दी है। तो चलिए अब लाइव कॉलर्स को जोड़ लेते हैं। सबसे पहला जो कॉल सामने आ रहा है हर्षद जी हैं जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हर्षद जी स्वागत है आपका, सवाल पूछे और साथ ही बताएं कहाँ से बात कर रहे हैं। नमस्कार, गुजरात गांधीधाम से बोल रहा हूँ। 1000 शेयर है 285 के भाव से जी। 1000 शेयर है आपके पास जोमेटो के 285 के प्राइस पर 285। ऑल राइट, तो चलिए राय ले लेते हैं। 285 पर इनकी खरीद है और 1000 जो है वो शेयर है इनके पास। हालांकि देखिए जिस तरीके से स्थिति देखने के लिए मिल रही है जोमेटो में, आज तो ये लाल निशान में ही कारोबार कर रहा है और इनको नुकसान भी काफी ज्यादा हो रहा है। हालांकि देखिए ब्लिंकिट की वजह से जोमेटो को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। एक साल के अंदर 350 तक के लेवल जोमेटो ने दिखाए, लेकिन फिलहाल जो है वो कमजोरी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। गौरांग जी आपकी क्या कुछ राय बन रही है इसके ऊपर, क्या लग रहा है आपको, कितनी मजबूत है ये कंपनी? देखिए सबसे पहले तो डिस्क्लोजर फिर से देना चाहेंगे कि जब आईपीओ आया था इसका, मेरे ख्याल से 75-76 के आसपास का आईपीओ था, जब पहले इसका नाम हुआ करता था जोमेटो। अब नाम परिवर्तन हुआ है और रिटर्नल नाम है इसका। लिस्टिंग के बाद हमने करीबन 150 तक के ऊपर के तरफ के दायरे देखे, फिर नतीजों को लेकर के और खबरों को लेकर के नकारात्मक परिस्थिति, आईपीओ के भाव से नीचे आया, करीबन 50-60 तक आया, और फिर हमने जैसे आपने बताया 350 के आसपास के ऊपरी स्तर देखे, शायद थोड़ा बहुत उसके ऊपर भी गया होगा। और इस क्षेत्र में अब कुछ नई प्रतिस्पर्धा आने की भी बात सुनी है जिसको लेकर के थोड़ी असमंजस परिस्थिति है, लेकिन हमारे यहाँ पर बुनियादी तर्क के आधार पर जोमेटो यानी कि इटर्नल पर खरीदारी की राय है लंबी अवधि के नजरिए से, और हमारे लक्ष्यांक भी बिल्कुल वहीं पर है जहां पर आपने ऊपरी स्तर का भाव बताया करीबन 350 के आसपास। लेकिन हर्षद जी को मेरे ख्याल से थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और समय सीमा थोड़ी लंबी रखनी पड़ेगी। अब 1000 शेयर है तो मुझे नहीं पता इनके पास निवेश लायक पूंजी और है या नहीं। अगर निवेश लायक पूंजी है तो जो अभी मौजूदा भाव है करीबन 235-236 के आसपास, ये चाहे तो थोड़ी बहुत मात्रा में और जोड़ सकते हैं जिससे कि इनका निवेश का स्तर थोड़ा बहुत नीचे आ जाएगा। ये सलाह इटर्नल पर आपको मिलती हुई। आगे बढ़ेंगे और अगले लाइव कॉलर का रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ अश्विनी जुड़ चुके हैं। अश्विनी हाय, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैम, मेरे पास पीजी
इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर्स पड़े हुए 999 के रेट पे लिए थे, 970 शेयर, 1.25 साल हो गए मैम। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जी क्या करना है? जी बिल्कुल अश्विनी, आपको यहाँ पर सलाह मिलेगी। काफ़ी बड़ा नुकसान इन लेवल्स पर आप झेल रहे हैं। 970 आपकी शेयरों की संख्या है, 999 आपका खरीद प्राइस है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट आज 608 के लेवल पे कारोबार कर रहा है और देखिए आज भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। गौरांग सर, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर्स है अश्विनी के पास 37, यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा नुकसान इन लेवल्स पर झेल रहे हैं। इनके बाइंग प्राइस से नीचे आ चुका है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब हम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियों की बात करें या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें, ईएमएस में भी ये कंपनी आती है और तेजी तो थोड़ी बहुत देखने को मिली। वहीं अगर हम इसके पिछले 6 महीने का चार्ट देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 10% से ज़्यादा के रिटर्न यहाँ पर बना के दिए हैं और एक साल की बात करें तो 30% से ज़्यादा टूटता हुआ। एक जो बड़ा करेक्शन है वो यहाँ पर अगस्त 2025 के बाद से आया था, उसके बाद से सीधा एक डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। ईएमएस पर आपका क्या है, सेक्टर वाइज आप किस तरह से पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को देखते हैं और क्या इनके जो खरीद प्राइस से काफी नीचे आ चुका है, इन लेवल्स पर आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में कंपनी के फंडामेंटल्स किस तरह से नजर आ रहे हैं? क्या सलाह देंगे आप अश्विनी को? अश्विनी जी को सलाह तो ये होगी कि देखिए, पहले तो धराशायी नहीं हो, अच्छी कंपनी में आपका निवेश है। दिक्कत इस निवेश की एक ही है कि आपने करीबन 999 के आसपास, जो कि काफी ऊपरी स्तर है, वहां पर निवेश किया है। लेकिन कंपनी सक्षम और मजबूत है। डिस्क्लोजर तृप्त जी की हमारी खरीदारी की राय है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पर लंबी अवधि के लिए। ये जो आप अगस्त में या पिछले साल करेक्शन की बात कर रहे हैं या इस साल के शुरुआत में भी जो थोड़ा बहुत करेक्शन आया, इस क्षेत्र से जुड़ी हुई सभी कंपनियों पर, आप चाहे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ले लीजिए, आप चाहे सीजी पावर, ये दोनों कंपनियों पर हमारी खरीदारी की राय है। फिर यहाँ पर दूसरी कंपनियां जहां पर खरीदारी की राय है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज है, केन्स टेक्नोलॉजी वगैरह जो भी कंपनियां हैं, ये पूरा क्षेत्र धराशायी हुआ क्योंकि अमेरिका से टैरिफ को लेकर के खबरें आई कि भारत से जो एक्सपोर्ट किया जाएगा सेमीकंडक्टर चिप्स, पीसीबीज वगैरह वगैरह, वहां पर टैरिफ लगेगा। अब परिस्थिति ट्रेड डील की तरफ गई, लेकिन उसके बाद ये बहुत बड़ा कांड हो गया, खाड़ी देशों में युद्ध छिड़ गया। अब हमारे भारत और अमेरिका के बीच में जो संधि होनी थी ट्रेड करार को लेकर के, वो अनिश्चित काल के लिए मेरे ख्याल से आगे धकेल दी है। लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार की मदद या सहायता या फिर नीतियों में बदलाव प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के द्वारा किया गया है, एक बहुत ही कारगर मेरे ख्याल से ये नीति है जो आने वाले भविष्य में इन सभी कंपनियों में एक सकारात्मक रुझान लेकर के आएगी। लंबी अवधि का निवेश है, पहले तो बने रहे। 999 में खरीदा है, मौजूदा स्तर करीबन 610 625 के आसपास, मुझे ठीक से याद नहीं है फिलहाल क्या दाम चल रहा है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का। लेकिन अगर 600 के आसपास अगर कामकाज कर रहा है तो मेरी नम्र विनंती होगी कि आप प्रयास करें कि थोड़ा बहुत निवेश यहाँ पर आप और बढ़ रहे हैं और लंबी अवधि का नजरिया रखें। मेरे ख्याल से अगर ये रणनीति आप करते हैं तो एक मुनाफे वाली आपको एग्जिट बिल्कुल मिल सकती है अगर आप यहाँ पर एवरेज करते हैं तो। की राय दी जा रही है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे और इस पर बने रहें और आने वाले वक्त में फिर से हो सकता है कि आपको अच्छे लेवल्स देखने के लिए मिले और आप मुनाफे में एग्जिट कर पाएं। अगला सवाल जो है सामने आ रहा है यूट्यूब से, अश्विनी जी ये सवाल पूछ रहे हैं, इनके पास 1000 शेयर हैं जियो फाइनेंस के और 300 रुपए की इनकी खरीद है। तो आइए इस पर भी जरा राय ले लेते हैं कि किस तरीके की ये कंपनी है। फिलहाल तो देखिए जियो है तो ऑब्वियसली इसको सपोर्ट भी अच्छा खासा है, काफी अच्छा खासा चीज देखने के लिए फिलहाल देखिए अच्छा खासा कारोबार इसमें देखने के लिए मिल रहा है। दिन में अभी तो ये फिलहाल लाल निशान में कारोबार कर रहा है, लेकिन एक साल में इसने काफी अच्छे जो है वो रिटर्न दिए हुए हैं। विकास जी का ये सवाल है, क्या कुछ राय बन रही है गौरांग जी आपकी फिलहाल जियो फाइनेंस में? इन्हें फिलहाल तो काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन जिस तरीके की ये कंपनी है क्या क्या फंडामेंटल्स हैं इसके और कितनी मजबूत है ये बताएं। तो एक विभाजन हुआ था इसका और अलग रूप से लिस्ट किया गया था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जब इसका विभाजन रिलायंस इंडस्ट्रीज में से हुआ, एक स्पेशल सत्र रखा गया था इसकी मूल्यांकन निर्धारित करने के लिए, वैल्यू डिस्कवरी के लिए। 240 का मौजूदा स्तर है मेरे ख्याल से, इनका निवेश 300 के आसपास। पहले तो डिस्क्लोजर और एक बार के हमारी बुनियादी तथ्य के आधार पर जियो फाइनेंस पर खरीदारी की राय है।
365 तक के लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए। 1000 संख्या है इनके पास शेयर की। 300 पर खरीद और 240 मौजूदा स्तर, तो एक बहुत बड़ा अवसर है इनके पास अगर ये और शेयर जोड़ना चाहे तो, क्योंकि इनकी खरीद की भाव पहले तो नीचे आ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, जिस ग्रुप से ये कंपनी जुड़ी हुई है, रिलायंस ग्रुप, मेरे ख्याल से पेरेंटल एक तो बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, फैला हुआ कारोबार है, इनका करार बहुत ही सक्षम और मजबूत विदेशी फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ, कंपनी के साथ है, ब्लैक रॉक के साथ मेरे ख्याल से। और आने वाले भविष्य में जिस प्रकार से इनको नए कारोबार शुरू करने की अनुमतियां मिलेगी, इनका जो कामकाज है वो बढ़ेगा, और स्वाभाविक है अगर कामकाज आगे बढ़ता है तो इनके नतीजों पर एक सकारात्मक असर आएगा। इन सब चीजों को थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए मेरी पहली राय है कि लंबी अवधि का नजरिया रखें, कम से कम साल, 1.5 साल या उससे अधिक का। और दूसरी राय यह है कि आपका निवेश अच्छी सक्षम कंपनी में है, भले ऊपरी स्तर पर है, लेकिन बाजार आपको एक मौका दे रहा है यहाँ पर थोड़ा बहुत और जोड़ने के लिए, तो आप जोड़ने का प्रयास करिए, थोड़ी बहुत और खरीदारी कीजिए, जिससे आपका निवेश का स्तर नीचे आ जाएगा और लंबी अवधि में आपको लाभ मिलने की पूरी शक्यता है। लंबी अवधि में अच्छे लेवल्स भी यहाँ पर बताए हैं और लंबी अवधि में आपको ज़रूर यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अच्छी कंपनी है, अच्छे ग्रुप से जुड़ी हुई है, जिसके चलते यहाँ पर फिलहाल आप बने रहिए, अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे और अगले लाइव कॉलर का रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ शेखर जुड़ चुके हैं। शेखर, हाय, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। पूछिए अपना सवाल। मैंने HDFC बैंक के लिए कॉल हो रही है, काफी डाउन होता जा रहा है, मतलब इसमें एक शेयर कवरेज करे कि अभी तोड़ दे इसको। कौन से शेयर से शेखर आपके पास, आप रिपीट करेंगे प्लीज? HDFC बैंक और ये टाटा मोटर्स। ओके, HDFC बैंक एंड टाटा मोटर्स के शेयर्स है आपके पास। ओके, ठीक है। नजरिया क्या रहेगा शेखर आपका? साल 1.5 साल में 4-1.5 साल लॉन्ग टर्म के लिहाज से, ठीक है। गौरांग सर हमारे साथ यहाँ पर शेखर बने हुए लाइव कॉलर, और इनके पास जो शेयर्स है ये बता रहे हैं टाटा मोटर्स पीवी के शेयर्स है। 383 इनका खरीद प्राइस है, आज 351 के लेवल पे कारोबार कर रहा है, 1.25% की गिरावट है और 100 की क्वांटिटी है। तो फिलहाल 3000 से ज्यादा का नुकसान ये टाटा मोटर्स पीवी में झेल रहे हैं। वहीं HDFC बैंक के शेयर्स भी ये बता रहे हैं इनके पास है, और देखिए यहाँ पर 995 इनका बाइंग प्राइस है, 925 और 50 शेयर इन्होंने HDFC बैंक के ले रखे हैं। यहाँ पर भी 3000 रुपए से ज्यादा का नुकसान इन्हें झेलता हुआ। यहाँ पर देखिए HDFC बैंक की बात करें तो पिछले 6 महीनों के निचले स्तर पे जाता हुआ 10% से ज्यादा की गिरावट है। आज भी हम देख रहे हैं कि जो बैंकिंग शेयर्स है वहां से बाजार को भी प्रेशर मिल रहा है। निफ्टी बैंक आज गिरा हुआ है और HDFC बैंक में आज देख सकते हैं 10% से ज्यादा की गिरावट है। वहीं टाटा मोटर्स पीवी की बात करें तो यहाँ पर देखिए अभी डीमर्जर हुआ था पीवी और सीवी का, इनके पास 100 शेयर्स है, 383 इनका बाइंग प्राइस है। यहाँ पर भी 3000 से ज्यादा का नुकसान हो रहा है और पिछले 1 महीने का चार्ट देखें तो 5% से ज्यादा गिरा है। दोनों ही जो एक HDFC बैंक है वो अच्छी बैंक मानी जाती है बैंकिंग अगर इंडेक्स की बात करें, और अशोक लेलैंड इनके पास एक और ये शेयर्स है और यहाँ 200 की क्वांटिटी है, 200 के बाइंग प्राइस पे 100 शेयर्स इन्होंने खरीद के रखे हैं। अशोक लेलैंड के चार्ट्स भी देखेंगे तो अच्छे रिटर्न्स, काफी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर बना के दिए। 6 महीने की बात करें तो 40% से ज्यादा के रिटर्न अशोक लेलैंड ने यहाँ पे दिए हैं और 1 साल में 88% तक के रिटर्न दिए हैं। तीनों कंपनियां आपको फंडामेंटली किस तरह से नजर आ रही है, क्योंकि ग्रुप के लिहाज से अच्छी कंपनियां हैं और अशोक लेलैंड ने तो काफी अच्छे रिटर्न भी यहाँ कर बनाकर दिए, लेकिन इन्हें थोड़ा सा नुकसान जरूर इन लेवल्स पर हो रहा है। क्या सलाह होगी आपकी? दीप्ति जी, देखिए ऐसे बाजार में ना भले कितना ही सक्षम और मजबूत कंपनियों में निवेश किया हो आपने, अगर बाजार नीचे के तरफ का रुख और दायरा देता है तो आपके निवेश में भी आपको नीचे के तरफ के दायरे दिखने मिलेंगे। वो निर्भर करता है आपने कौन से स्तर पर खरीद किया है वो शेयर। तीनों शेयर में से पहले तो मैं 2 पर टिप्पणी करूंगा, HDFC बैंक और अशोक लेलैंड, जहां पर दोनों पर ही एज अ डिस्क्लोजर खरीदारी की राय है। और मैं यहां तक कहूंगा कि जहां तक HDFC बैंक का सवाल है, अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो ये स्तर बहुत ही आकर्षक स्तर है। हमारे देश में स्थापित एक बहुत ही सक्षम और मजबूत दिग्गज निजी क्षेत्र की बैंक है ये, और वित्तीय क्षेत्र में मेरा अनुमान है कि बहुत सकारात्मक रुझान आएगा, नतीजे काफी अच्छे आएंगे और उसका कारण है ऋण की मांग और मार्जिन में बढ़ोतरी। ब्याज दरें नीचे आ रही है और वो शायद सिलसिला इस साल में आपको अप्रैल के बाद वापस से लौटता हुआ दिखेगा। पिछले साल हमने 1.25% की कटौती देखी ब्याज दरों में।
तो एचडीएफसी बैंक में इस स्तर पर निवेश कीजिए। इनके पास 50 शेयर है, हो सकता है तो 25 या 50 और खरीद, जितनी भी आपके पास निवेश लायक पूंजी है थोड़ा बहुत और जुड़े। अशोक लेलैंड में इतना अंतर नहीं है क्योंकि 200 के पास इनका खरीद है और 200 से खाली कुछ स्तर के नीचे कामकाज कर रहा है। तो पहले तो अशोक लेलैंड में बने रहे, और अगर ज्यादा नीचे आता है 175 या 180 के आसपास अशोक लेलैंड, तब जाकर के निवेश करें और अपना निवेश बढ़ाएं, क्योंकि अभी सिर्फ 2 रुपए का फर्क है। 198 का स्तर है मेरे ख्याल से, 198 का इनका खरीद 200 के आसपास। अब आते हैं तीसरे प्रश्न के ऊपर, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। तो तृप्ति जी देखिए, पहले जब ये एकजुट कंपनी हुआ करती थी टाटा मोटर्स के नाम पे, तब हमारी काफी लंबे समय से खरीदारी की राय थी। फिर जब विभाजन की बात आई और जब विभाजन हुआ तो हमने हमारी कवरेज टाटा मोटर्स से निकाल दी। फिलहाल हमारी कवरेज टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल पर है, जहां पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। लेकिन इनके प्रश्न का थोड़ा बहुत निवारण में इस प्रकार से करना चाहूंगा कि ये टाटा मोटर्स पीवी जो है वो एक सक्षम और मजबूत कंपनी है। हालांकि ये कोई राय नहीं है, मैं सिर्फ कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं और भविष्य के बारे में बात कर रहा हूं, ताकि इनके शायद जो असमंजस परिस्थिति है इनको थोड़ा बहुत शांति मिले। तो एक सक्षम और मजबूत कंपनी है। भारत में टाटा मोटर्स की ब्रांड, चाहे वो टाटा नेक्सन हो, टाटा पंच हो, टाटा हैरियर हो, टाटा सफारी हो, या फिर नए अवतार में अभी जो लॉन्च की गई गाड़ी टाटा सिएरा हो, सभी की मांग बहुत अच्छी तरीके से ऊपर जा रही है। और टाटा सिएरा की तो बिक्री, जो डिलीवरी, अभी मैंने आंकड़ा देखा था कि पिछले महीने करीबन 10,000 टाटा सिएरा की डिलीवरी करी है और 1 लाख तक की बुकिंग टाटा सिएरा की। तो कहने का तात्पर्य है कि स्थानीय मार्केट में कामकाज अच्छा है। इनका एक टॉप नॉच प्रोडक्ट है टाटा जैगुआर लैंड रोवर, JLR जिसे हम कहते हैं। वहां पर थोड़ी परिस्थिति नाजुक है, क्योंकि जो मात्रा में अनुमान था बिक्री होगी वो हुई नहीं। फिर एक साइबर अटैक हुआ जिसके कारण इनका नुकसान इनको भुगतना पड़ा। लेकिन एक सक्षम और मजबूत कंपनी है और मेरे ख्याल से एक अच्छा कामकाज कर सकती है। परिस्थिति सिर्फ एक ही है कि छोटी मध्यम अवधि में शायद दबाव रह सकता है खबरों के आधार पर, लेकिन एक सक्षम और मजबूत कंपनी है। विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि फिलहाल कवरेज नहीं है टाटा मोटर्स पीवी पर। ऑलराइट, तो हमारे साथ निमेश ठाकर जी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम राय लेंगे, लेकिन आइए पहले सवाल रख लेते हैं सामने। नरेश जी का ये सवाल है, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं नरेश जी हमारे साथ। नरेश जी अपना सवाल पूछें। ऑलराइट, यूट्यूब से ये सवाल हमारे पास आ रहा है। 500 शेयर है इनके पास ऑयल इंडिया के, और इनकी जो खरीद है वो 507 रुपए की है। फिलहाल देखिए ये जो शेयर है वो लाल निशान में ही कारोबार कर रहा है, और पिछले 1 साल में हालांकि देखिए बहुत अच्छी रैली जो है इस शेयर में देखने के लिए मिली है। निमेश ठाकर जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। निमेश जी, आपकी क्या राय बन रही है इस शेयर पे? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून। जिस तरह से चार्ट का सेटअप है, स्टॉक ने काफी लंबा कंसोलिडेशन करके एक ब्रेकआउट आया था, और अभी जिस तरह से सेटअप है, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऑयल प्राइस के लिए एक सपोर्टिव है। और ऑयल इंडिया के अंदर मेरा मानना है कि यहाँ से आपको बने रहना चाहिए। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस की बात करें तो 460 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों के अंदर ऑयल इंडिया के अंदर 530 से 550 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए व्यू मेरा बुलिश है, और मैं 460 के स्टॉप लॉस से आपको होल्ड की राय देता हूं। टारगेट प्राइस रहेगा वो 530 रुपए का रहेगा। 530 रुपए का टारगेट प्राइस आपको देखने के लिए मिल सकता है आने वाले दिनों में। 460 रुपए तक का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखे। शुक्रिया निमेश ठाकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप जुड़े रहिएगा। ब्रेक के बाद भी आपका रुख करेंगे।